अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स आप लोग। आज देखिए हस्बे बाद आपके लिए लेकर आई हूँ मेरा सौदागर मेरा दिलदार की न्यू एपिसोड। लास्ट एपिसोड में माहिरा के बिहेवियर को लेकर काफ़ी इश्यूज हुए थे कि जी माहिरा को इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए था, ये गलत है, अगला इतना सिंसियर है। लेकिन पर्सनली मुझे भी कोई बिला वजह फोर्स करे ना किसी चीज़ के लिए तो मुझे भी बड़ा बुरा लगता है। आपको अगर किसी इंसान ने बता दिया कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो आपको उसको फोर्स नहीं करना चाहिए, उसकी पर्सनल स्पेस में नहीं घुसना चाहिए। आप दूसरे को अनकंफर्टेबल फील करा देते हो। और दूसरा, आप दूसरे के दिल का हाल भी नहीं जानते होते, किसी के दिल में दिमाग में क्या चल रहा है, कोई कितना परेशान है। आप अपनी मोहब्बत का टोकरा लेके सामने खड़े हुए हो अगला अपनी फिक्रों में है, आपकी मोहब्बतें ख़त्म नहीं हो रही हैं। ख़ासकर मोहब्बत में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। ये वो चीज़ है जो आप अर्न कर सकते हैं, किसी से ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। चलें जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं है, उसके बावजूद मैं ये वॉइस सब कर रही हूँ ताकि आप लोग मायूस ना हो। नॉवेल है मेरा सौदागर मेरा दिलदार, सीज़न 3 चैप्टर 2 अफ़ाफ जहान स्पेशल एपिसोड नंबर 9। जहान के कदमों तले से तो ज़मीन ही सिरक गई थी। वो फटी आंखों से अफ़ाफ को देख रहा था जो सिंक पर झुकी हुई थी और उसके नाक से खून के कतरे टपक रहे थे जो वो साफ करने की कोशिश कर रही थी। दोनों हाथ सिंक पर रखे वो सिंक के अंदर झुकी हुई थी, जैसे खड़े होने की हिम्मत खत्म हो गई हो उसमें। जैसे ही अफ़ाफ को महसूस हुआ कि उसके अलावा यहाँ कोई और भी मौजूद है, उसने झटके से सामने लगे बाथरूम मिरर में देखा था जहाँ उसे पीछे जहान का अक्स साफ नजर आया था। और अब सांसें अफ़ाफ की बंद हुई थी क्योंकि जहान जा चुका था कि वो किसी बीमारी का शिकार है। उसने फौरन ही अपने मुंह पर पानी के छींटे मारे थे और रुमाल से अपना खून रोकने की कोशिश की थी, जिसमें वो यकीनन नाकाम ठहरी थी। जितना वो खून रोकने की कोशिश कर रही थी उतना ही वो तेजी से बहता चला जा रहा था। अफ़ाफ ने कसकर मुट्ठियां भींची थी क्योंकि इस वक्त हालात उसके बस में नहीं थे और वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। उसने एकदम हाथ की मुट्ठी बनाकर दीवार को मारा। आखिर क्यों था ये सब इतना मुश्किल? आखिर कब तक सहेगी वो ये सब? उसने रुमाल साइड पर करते ही दोबारा मुंह पर छींटे मारी थी और पीछे की तरफ देखा था जहां जहान आहिस्ता आहिस्ता कदम पीछे ले रहा था, उसे बेयकीनी से देखते हुए, जिस पर अफ़ाफ ने नम आंखों से नफी में सर हिलाया था, मगर वो पीछे होता चला गया था। अफ़ाफ 2-3 टिश्यू लेकर अपना नाक रगड़ती, उन्हें डस्टबिन में फेंकती, रुमाल से अपना नाक कवर करती बाहर को भागी थी। जहां जहान बेजान कदमों से जमीन पर गिरा हुआ था, चेहरा शिद्दत से सुर्ख पड़ रहा था जैसे वो अपना दर्द बर्दाश्त ना कर पा रहा हो। अफ़ाफ उसको देखकर लरजने लगी थी क्योंकि उस वक्त यारम की हालत भी नाकाबिले बयान लग रही थी। जहान, वो एकदम चीख कर बोली। उसको इस हालत में देखकर अफ़ाफ का अपना दिल कटकर रह गया था। वो फौरन उसके पास बैठती हुई उसे झंझोड़ने लगी, जिसने उसका हाथ झटक दिया था। देखो तो सही मेरी तरफ, मेरी जान, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मैं पहले ही बहुत मुश्किलात में घिरी हुई हूँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हें संभाल सकूं। तुम्हें तो अब मेरी ताकत बनना है, मेरी हिम्मत बनना है, मेरा साथ देना है। अब तुम ही इस मुश्किल घड़ी में मेरे साथ ऐसा करोगे तो कैसे जुड़ पाएगी मेरी हिम्मत? तो मैं तो टूट कर रह जाऊंगी। वो एकदम बेबसी से बोली तो जहान उसके गले लगकर शिद्दत से रो दिया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दे कि जो मैं समझ रहा हूँ वो गलत है। जैसे अल्फाज बाकी न रहे हों उनमें। दोनों ही एक दूसरे से लगे अपना गम गलत कर रहे थे। आंसुओं की शक्ल में दोनों का दुख और गम उनकी आंखों से बहता चला जा रहा था। दोनों के पास ही अल्फाज खत्म हो चुके थे जिससे एक दूसरे को तसल्ली दे सकते। काफी देर बाद दिल हल्का करने के बाद जब वो उससे अलग हुआ,
उससे अफाफ से आंखें में नहीं मिलाई जा रही थी। उसने नजरें चुराते हुए अफाफ से सवाल किया था, सच सच बताना, झूठ की अब कोई गुंजाइश नहीं। ये सब क्या है? कौन सी बीमारी है तुम्हें जिसमें तुम्हें इस सब से गुजरना पड़ रहा है? और प्लीज खुदारा मुझसे झूठ मत बोलना, वरना मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अगर तुमने मुझसे एक भी लफ्ज झूठ का कहा तो मैं तुम्हारे बेटे और शौहर दोनों को ही नहीं छोड़ूंगा। उसकी नम आंखों से दी गई धमकी पर अफाफ आसूदगी से मुस्कुराकर रह गई। जान छिड़कता था ये लड़का उस पर, और उसको अपने बारे में हकीकत बताकर वो कैसे परेशान कर देती। क्या ये सब उसके लिए सही था? क्या उसे अपनी बीमारी के बारे में जहान को आगाह कर देना चाहिए था? दिल ने बेसाख्ता इस बात की नफी की थी, मगर वो क्या करती। ये लड़का किसी भी तरह इस बात का पता लगवा लेता, चाहे अब वो उसे रोक लेती, मगर बाद में वो किसी न किसी तरह दोबारा इस मामले को इन दोनों के दरमियान ला खड़ा करता। जहान, मेरी बात सुनो गौर से, मेरी तरफ देखो। ऐसी कोई सीरियस चीज नहीं है जिसके लिए तुम इतना परेशान हो रहे हो। अगर बीमारी इतनी शदीद नहीं तो इतनी कम भी नहीं है। बस ये ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही, लेकिन इसका इलाज मुमकिन है। तुम फिक्र मत करो। डॉक्टर ने मुझे स्ट्रेस लेने से मना किया है। बस अगर तुम मेरा साथ देते रहो, मेरी केयर करते रहोगे, तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो उसको तसल्ली देते हुए झूठ और सच की मिलावट करते हुए बोली थी, सच कह रही हूँ ना? या उसके अलावा भी कोई बात है तो अभी बता दो। वो उसे जांचती नजरों से देखते हुए बोला था, जिस पर वो नफी में सर हिला गई थी। सच में यही बात है और कुछ भी नहीं छुपा रही मैं तुमसे। अब तुम बस इतना करो कि मेरे साथ मिलकर माहिरा को ढूंढो, क्योंकि हमें उन्हें वापस लाना होगा यारम की जिंदगी में। अफाफ ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा तो उसने सर खम किया था। तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, मगर शर्त ये है कि तुम्हें अपनी सेहत पहले जैसे करनी होगी, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में पहले ही बहुत कुछ खो चुका हूँ। अब तुम्हें खोने का हौसला नहीं है मुझ में। उसके बाद पर अफाफ ने उसके सर पर प्यार किया था और हामी भरी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? जब मैं तुम्हें लाख बार मना कर चुकी थी तो तुम्हें क्यों नहीं मेरी एक बात समझ में आती? नहीं है मुझे प्यार, नहीं करती मैं तुमसे मोहब्बत, मत करो मेरे लिए सब। क्या है इन सब चीजों का मतलब? जब मैं तुम्हें लाख बार मना कर चुकी हूँ तो तुम दोबारा वही सब क्यों दोहराते हो? जो सब मुझे नापसंद है, मैंने बारहा तुम्हें इनकार किया, बार बार तुम्हारे को इनकार किया, हर बार तुम्हें धुतकारा, मगर तुम ऐसे कौन से एहसास जुड़े हैं जो मिटने का नाम ही नहीं ले रहे? मेरे इतने तस्लील करने के बावजूद तुम मेरे सामने हर रोज आ खड़े होते हो, ये अच्छी तरह जानने के बावजूद कि मेरे सामने तुम खड़े होकर खुद को ही लहू लहान करोगे, अपना ही नुकसान करवाओगे, अपना ही दिल तोड़ोगे। तो फिर क्यों तुम जख्मी होने दोबारा मेरे सामने चले आते हो? क्यों नहीं समझते तुम मेरी बात कि मैं ऐसी खारदार हूँ जिसे हाथ लगाकर लोग खुद को जख्मी करते हैं और कुछ नहीं। और क्या है ये सब? नहीं चाहिए मुझे ये खुशियाँ, ये आसाइशें, ये मोहब्बतें। मैं इस काबिल नहीं, ये सब मेरे लिए नहीं बनी हुई। मैं अपनी तमाम जिंदगी अपनी बेटी के लिए वक्फ करना चाहती हूँ। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, तुम भी नहीं, कोई नहीं। क्यों नहीं समझते तुम मेरी ये बात? वो सब कुछ वहां तहस नहस करती हुई घुटनों के बल बैठकर बालों में हाथ डालकर चीखते हुए रो पड़ी थी। लेकिन वो जाने अनजाने में शहरोज का दिल बुरी तरह तोड़कर चिकनाचूर कर चुकी थी, उसके दिल को लहू लहान कर चुकी थी। उसने आखिरकार शहरोज का बरसों का इंतजार ला हासिल करार दिया था। उसने ये जिता दिया था उस पर अच्छी तरह कि उसकी जिंदगी में शहरोज की कोई जगह नहीं है। उसने उस पर ये जिता दिया था कि अब वो जिएगी तो अपनी बेटी के लिए जिएगी। या दर हकीकत वो यारम के अलावा किसी को चाह ही नहीं सकती थी। जो उसकी जिंदगी खत्म कर देने का बायस बना था, जो उसकी जिंदगी उजाड़ने का बायस था, जो उसकी खुशियों को खत्म करने का वाहिद जरिया था।
होश में आओ माहिरा, ये तुम क्या कह रही हो? अंदाज़ा है तुम्हें इसका? अपने लफ्ज़ों पर गौर करो। क्या अकल खो बैठी हो तुम? होश करो, जो भी तुमने अल्फाज कहे हैं वापस लो। क्या तुम नहीं जानती कि शहरोज़ ने तुम्हारे लिए क्या किया है, जो आज तुम इससे ये बातें सुनाकर हौसला दे रही हो, ये सिला दे रही हो इस सब का? आयला ने उसे झंझोड़ते हुए होश दिलाने की कोशिश की थी, जो पागल हो उठी थी और उसके इस तरह कहने पर एकदम होश में आई थी। और जब वो होश में आई तो उसे अंदाज़ा हुआ था कि वो अपनी दिमागी हालत के बायस शहरोज़ को क्या कुछ नहीं सुना चुकी है। जो बेयकीनी से उसे देखता हुआ उल्टे कदम ले रहा था। माहिरा जल्दी से खड़ी हुई थी। शहरोज़, मेरी बात का वो मतलब नहीं था। उसने आगे बढ़कर कहने की कोशिश की, सारे मतलब ही तो अब ख़त्म हो चुके हैं। मगर वो उसकी बात सुनी अनसुनी करते वहाँ से जा चुका था, शायद हमेशा हमेशा के लिए, या फिर उसे सज़ा देने के लिए ये वो जान नहीं सकी। मगर उसका हाथ हवा में ही मोहल्लक रह चुका था, जबकि इब्राहिम भी उसे ताज्जुब से देख रहा था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी माहिरा। अगर यारम ने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी तो मुझे ये कहते हुए ज़रा भी अफसोस नहीं हो रहा है कि तुम भी यारम से मुख्तलिफ नहीं। आखिर बीवी तो तुम भी उसी की हो ना। दिल तोड़ने में तुम जैसा माहिर भी कोई नहीं। उसके अल्फाज माहिरा को एकदम हकीकत में लाकर पटक चुके थे। सही तो कह रहा था इब्राहिम, उसने भी यारम जैसा बनने की ठान ली थी। जैसा वो सर्द और संगदिल था, माहिरा भी उसके ही नक्शे कदम पर चल निकली थी। आखिर क्या हो गया था उसे? उसकी अकल कहाँ जा सोई थी, जो वो इतनी कठोर दिल बन गई थी कि उसने शहरोज़ की मोहब्बतों का सिला उसे इस अंदाज में दिया था। अब वो लाख पछताती उतना कम था, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था। हमारी अगली मीटिंग किससे है जॉन? यारम ने अपना सेक्रेटरी से पूछा, जो उसके इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर के साथ साथ चल रहा था। वो लोग इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद थे और एक बहुत कीमती होटल में थे। सर, हमारी अगली मीटिंग किसी स्टोन कंपनी के साथ है। बहुत मशहूर कंपनी है। उनका बिजनेस बहुत कम वक्त में ज़्यादा जगह फैल चुका है और हमें उम्मीद है कि उनके साथ डील करने में हमारा फ़ायदा होगा। उसका सेक्रेटरी उसके साथ चलते हुए उसे हिदायत देते हुए बोला। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे जब एक छोटी सी बच्ची यारम की व्हीलचेयर से टकराई थी। हे किड, आर यू ऑलराइट? यारम ने उस बच्चे को सीधा करते हुए पूछा, जो दो पोनियों में निहायत क्यूट लग रही थी, और उसके लब और थोड़ी का खम देखकर यारम ठटक गया था, क्योंकि ये चीज़ें उससे माहिरा की याद दिला गई थी। अगर उस लड़की की आंखें उसे अपनी तरह मालूम हो रही थी तो उन दो चीज़ों ने उसे माहिरा की याद दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मगर उस बच्चे की आंखों में मौजूद आंसू देख यारम बेचैनी का शिकार हुआ था। मेरी आइसक्रीम गिर गई, वो मोटे मोटे आंसू बहाती हुई होंठ लटकाकर बोलती। यारम का दिल पिघला गई थी। उसकी उर्दू पर जहां वो हैरत का शिकार हुआ, वहीं उसे जी भरकर उस पर प्यार भी आया था। क्या हुआ बच्चा? आज की एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। आखिरकार यारम शायद अपनी बेटी से मिल ही गया। माहिरा भी इसी होटल में है आई गेस। अच्छा, लास्ट एपिसोड में मैं आपको सरदार की तरफ से मैसेज दे रही थी, लेकिन 6 बार मैसेज रिकॉर्ड करने के बावजूद पता नहीं एपिसोड में वो मैसेज आधा ही पास हुआ। आधा मैसेज को पता नहीं क्या हुआ कि वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ उसमें, हालांकि मैंने 6 बार वो मैसेज रिकॉर्ड किया था। लेकिन बहरहाल आज वो मैसेज कन्वे कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों को सरदार शाह पे बेतहाशा गुस्सा है, और बनता भी है। सरदार शाह ने जो जो कर्म किए हैं, जो जो कांड किए हैं, वो किसी भी जो है ना इंट्रोडक्शन के मोहताज तो है नहीं। लेकिन मैं आपको ये बात वाज़ेह करना चाहती हूँ कि यमामा यारम से 3 साल बड़ी है, यानी कि यमामा अफ़ाफ के सरदार की ज़िंदगी में आने से पहले ही पैदाइश उसकी हो चुकी थी।
सरदार ने ये जो ये कॉन्सेप्ट है ना, जो हर कोई ये कह रहा है कि जी सरदार ने अफाफ को धोखा दिया, नहीं, सरदार ने अफाफ को कोई धोखा नहीं दिया। क्योंकि अफाफ जब सरदार की ज़िंदगी में आई उस वक्त सरदार बिल्कुल बिगड़ा हुआ इंसान था। अफाफ की ज़िंदगी में आने के बाद सरदार ने अपने आप को बहुत सुधार लिया था। अफाफ के बाद उसने किसी भी औरत के साथ कोई भी डेटिंग वगैरह या वुमेनाइज़र जो था वो उसने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था अपने आप को, और बिल्कुल बदल लिया था अफाफ की मोहब्बत में अपने आप को। यार सरदार एक बहुत ही बुरा इंसान था, नो डाउट, लेकिन अफाफ की मोहब्बत में वो बिल्कुल बदल गया था। तो ये कहना कि सरदार ने अफाफ को धोखा दिया बिल्कुल गलत है। यमामा अफाफ की ज़िंदगी में आने से पहले पैदा हो चुकी थी, वो उसका पास था और उसे खुद भी पता नहीं था कि उसकी कोई बेटी भी है। और जिस तरह से सरदार की तरबियत हुई थी, जिस तरह से सरदार की माँ थी, जिस तरह से सरदार का बाप था, जो तरबियत उन्होंने सरदार की थी, सरदार की शख्सियत वैसी ही बनी थी जैसे उसके माँ बाप ने बनाई थी। देखिए, इंसान बदल सकता है लेकिन अपनी फितरत छोड़ नहीं सकता। सरदार ने अपने आप को बिल्कुल बदल लिया था, लेकिन उसमें हुरूर और अना का जो अंसर था वो बचपन से बिल्ट इन था। वो एक बिल्ट इन फीचर था जो कि इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है, कम हो सकता है, दबा सकता है इंसान उसको, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकता। जो बिल्ट इन फीचर होता है ना, तो जो अना और अक्कड़ है ना सरदार के अंदर, ये इसके अंदर बिल्ट इन फीचर था। इसके लिए अफाफ कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो जो अफाफ और यारम क्यों नाराज़गी है कि सरदार ने अफाफ को धोखा दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरदार ने अफाफ के साथ वाकई मोहब्बत की थी और उसने उस मोहब्बत को बाद में निभाया भी था। ये बात तो आप लोग सीज़न 2 में और सीज़न 3 में भी देख ही सकते हैं कि अफाफ के साथ ही इवन बिजनेस टूर में भी जाता था तो उसको साथ ही लेकर जाता था, अफाफ को छोड़ कर नहीं जाता था। बहरहाल, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ सरदार की, लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ जो कि हमने सीज़न 1 और सीज़न 2 में पढ़े हैं। और चलें, जल्दी से आप लोगों ने अच्छे रिव्यूज़ देने हैं इसके ऊपर। और आज इतनी मेरी तबीयत शदीद ख़राब है, आपको मेरी आवाज़ से भी पता चला, उसके बावजूद मैं ये वॉइस डब कर रही हूँ। और आज लेट लगेगी एपिसोड क्योंकि मैंने लेट वॉइस डब किया है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप ढेर सारा मोटिवेशन देंगे हमें और अच्छे रिव्यूज़ भी देंगे। फिर मिलूँगी आपसे। अस्सलामु अलैकुम।